नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने नया अध्याय भारतीय राज्य एवं संघ क्षेत्र शुरू किया है। ठीक है, इसके प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन आज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, आर्टिकल 1 में लिखा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो 2 नाम है, भारत तथा इंडिया। ये राइट आंसर होगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों भारत तथा इंडिया के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 1 उल्लेख करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, संविधान के प्रमुख प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत यह एक राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का यूनियन है। डी आंसर हमारा राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को ये शक्ति देता है कि वह नया राज्य बना सकता है, या उनके नामों में परिवर्तन कर सकता है, या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 3। आर्टिकल 3 जो है संसद को यह शक्ति देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। देखिए, नए राज्य की गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? यानी संविधान ने राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति किसको दी है? संसद को दी है। ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा संसद को प्राप्त है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को। ये आपका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो नीचे दिए गए कथन है वह उनमें से कौन सा नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। पहला कथन देख लेते हैं। ए, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। बिल्कुल सही है, ये शक्ति दी गई है। ये तो गलत हो गया, ये सही होगा लेकिन तो गलत माना जाएगा। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथे की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान है। ध्यान रखेंगे, अगर नए राज्यों का निर्माण हो रहा है तो पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची में क्या होगा? संशोधन होगा। तो ये भी आंसर सही है लेकिन प्रश्न के हिसाब से गलत माना जाएगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के तहत के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये बिल्कुल गलत है कि हमने अभी व्याख्या में देखा कि अगर नए राज्यों का निर्माण होता है तो अनुच्छेद 368 के प्रयोजन नहीं माने जाएंगे, यानी संविधान के संशोधन के प्रयोजन नहीं माने जाएंगे। तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है। ठीक है,
सी राइट आंसर होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। आगे देखेंगे, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है, इसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, अगर किसी राज्य में इसकी क्षेत्र में या सीमाओं में नाम में प्रभाव पड़ रहा है, तो पहले उसको राज्य की विधानमंडल में समक्ष रखा जाएगा। लेकिन संसद के पास शक्ति है, वो राज्य की अनुमति ले या ना ले, ठीक है। आगे देखेंगे, व्याख्या देख लेते हैं। नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। ध्यान रखेंगे, नहीं अपनाई जाती, अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है तथा संविधान के अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाती। ध्यान रखेंगे, 368 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अन्य विकल्पों के कथन नए राज्यों के निर्माण के संदर्भ में सही है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 9, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ठीक है, साधारण बहुमत से जो है संसद द्वारा नए राज्य का निर्माण, उसके क्षेत्रों में परिवर्तन या सीमा में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे आंसर होगा हमारा ए, सही, साधारण बहुमत से। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 10, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। देखिए, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अगर एक नया राज्य सृजित करना है तो कौन सा विधेयक पारित होना अनिवार्य है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यों के अनुसमर्थन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, संसद के पास होता ही शक्ति है, ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, बिल्कुल ये बिल्कुल सही होगा। अगर कोई नया राज्य सृजित करना है या उसका निर्माण करना है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा विधेयक को पारित किया जा सकता है, ठीक है। संसद में 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन, ये भी गलत होगा, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर होगा, साधारण बहुमत द्वारा। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 11, कथन ए, भारत संघ नहीं है। यहाँ पे कथन में कहा जा रहा है कि भारत एक संघ नहीं है। कथन आर, पहले तो समझेंगे कि भारत संघ नहीं है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ऐसा गलत है, क्योंकि भारत संविधान में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो ये कथन ए हमारा गलत हो जाता है। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम या उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। ये बिल्कुल सही है, संसद चाहे तो किसी भी जो है राज्य का क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है, उसे किसी भी राज्य की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आर हमारा सही होगा। तो ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है, ये गलत हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है, तो डी हमारा राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन हेतु राज्य के विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतुक के तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है। ध्यान रखेंगे, राज्य विधानमंडल के विचार संसद पर बाध्यकारी नहीं है, अतः संसद बिना राज्यों की सहमति के भी ऐसा कर सकती है। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 12, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि संवैधानिक जो प्रावधान है उसमें ये कहा गया है कि अगर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करता है तो किसकी सहमति की आवश्यकता है?
ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर देंगे। राज्य के विधानसभा के सदन की, बिल्कुल गलत। कोई आवश्यकता नहीं है राज्य के विधानसभा के सदन की। राज्य के विधानमंडल में जो है ये रखा जाता है, लेकिन संसद के पास शक्ति है वो अनुमति ले या ना ले। राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं, राज्य की नहीं, राज्य की नहीं, यहाँ पे डी आंसर आपका राइट होगा। राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। देख लेंगे। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ठीक है, देखिए अगर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना है तो एक संवैधानिक उपबंध है, ठीक। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, अगर क्षेत्र घटा रहे हैं तो भी संवैधानिक उपबंध होगा। यहाँ पे नहीं है पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे, नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। किसी राज्य का नाम में परिवर्तन करना है तो वो भी एक संवैधानिक उपबंध है, अनुच्छेद 3 में है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ठीक है, यहाँ पे एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सकेगा, कोई संवैधानिक उपबंध नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये डी हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाएं में परिवर्तन बदलना, नए राज्यों का निर्माण करना, उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार नहीं प्राप्त नहीं है, यानी राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी क्षेत्र को अपने आप में शामिल करे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। देखिए नए राज्य का गठन, बिल्कुल सही है, नए राज्य का गठन किस में है, अनुच्छेद 3 में है। राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन भी अनुच्छेद 3 में दिया गया है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन दिया गया है। नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है नए राज्यों का प्रवेश। देखिए नए राज्यों का जो प्रवेश हुआ है वो किसमें है, अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। नए राज्यों का जो प्रवेश है वो किस में है, अनुच्छेद 2 में है। नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों की स्थापना अनुच्छेद 2 में होगा, और नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ये किस में है, अनुच्छेद 3 में है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का अधिकार यानी शक्ति भारतीय संसद में निहित है, जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। बोलो यहाँ पे आपको दिए गए हैं ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें ये देखना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। संविधान में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इससे यह पता चलता है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, बिल्कुल सही है। जून 1948 में एक भाषाई प्रांतीय आयोग आया जिसके अध्यक्ष थे एसके धर, जिसे एसके धर आयोग बोला गया। तो उनकी समीक्षा में यानी उनकी रिपोर्ट में उन्होंने ये माना कि राज्यों का अगर पुनर्गठन होना है तो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए अपितु प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी सही है दो। प्रश्न संख्या 3, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। देखिए ये भी सही है। 1948 में एसके धर आयोग की अनुशंसा करने के लिए दिसंबर 1948 में ही एक समिति बनाई गई, जेबीपी समिति का नाम क्या था, जेबीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, हाँ ये 3 मेंबर मिलकर एक समिति आई, ठीक है।
जिसने यह माना कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। 3 भी सही है, 1, 2, 3 सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। सभी तीनों, डी हमारा राइट आंसर होगा, सभी तीनों सही हैं। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में संविधान में प्रयुक्त यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का अर्थ है संघ राज्य। समझौतों का परिणाम नहीं होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। एशकेधर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा, देखिए भाषा भाषा के आधार पर मना किया और प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी। 1948 में गठित पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया कमेटी यानी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में राज्यों के पुनर्गठन भाषाई आधार को अस्वीकृत किया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 16। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भारतीय संघात्मक के व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कथन देख लेते हैं। पहला कथन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, ये कथन बिल्कुल सही माना जाएगा क्योंकि संविधान में लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अर्थात किसी भी राज्य को भारत संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो पहला कथन हमारा सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। देखिए ये तो वैसे भी गलत हो जाता है कि कोई भी शक्ति राज्य के पास नहीं है अलग होने के लिए, तो हमारा केवल एक आंसर सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है। में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है? राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है अथवा राज्यों के भागों को अलग कर मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है, परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या कर सकने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार कथन एक सही है। आगे देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 19(1) यानी 19 कै के तहत सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है, परंतु इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन राज्य विधि द्वारा आरोपित कर सकता है। तदनुसार भारत से अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला जाए कि भैया हमें नागरिकों को वाक स्वतंत्रता या व्यक्ति स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है और इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहते हैं कि हमें जो है भारत से अलग होना है, तो इसकी जो है इसको अपराध माना जाएगा। ठीक है, वहाँ पे वाक स्वतंत्रता का कोई भी जो है अधिकार प्राप्त नहीं है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 17। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं? यहाँ पे ये बोला जा रहा है जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में, ध्यान रखेंगे 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। यहाँ पे ये बोला जा रहा है हाँ 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन अधिनियम कब बना? 1956 में। यहाँ पे ये बोला गया कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में, उसके अनुसार 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तक कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र, ध्यान रखेंगे 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन का आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर अधिनियमित 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र स्थापित किए गए। 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। आंध्र प्रदेश स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर
गठित प्रथम राज्य था, जो 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 18। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 19। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान में बात की जा रही है तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। जिसमें ये प्रश्न आया था 2002 की बात की जा रही है, उस समय जो है इनमें से कोई नहीं माना जाएगा अब, लेकिन उस समय प्रश्न के अनुसार 28 राज्य 7 संघीय प्रदेश थे। प्रश्नकाल के दौरान संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार भारत में 28 राज्य और 7 संघ राज्य क्षेत्र थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में कुल 29 राज्य एवं 7 संघ राज्य क्षेत्र हुए। जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ 2 जून 2014 को तो 29 राज्य हो गए। पुनः जम्मू एवं कश्मीर, ये बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुनः जम्मू एवं कश्मीर लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किए जाने के उपरांत कुल 28 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। यानी कि जो जम्मू कश्मीर था उसको अलग करके 2 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, एक बनाया गया J&K और एक लद्दाख। ये 2 संघ राज्य क्षेत्र बन गए। तो अभी संघ राज्य क्षेत्र कितने हो गए? 9 और राज्य कितने हुए? 28। ठीक है, 29 से 28 हो गए। तत्पश्चात दादर और नागर हवेली, उसके बाद दादर और नागर हवेली तथा दमन व दीव के एकीकरण के पश्चात संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 26 जनवरी 2020 में, ठीक है, 8 हो गई। ध्यान रखेंगे कब? 26 जनवरी 2020 में 8 हो गई। अतः वर्तमान में भारत में 28 राज्य 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो माफी चाहूंगा, जम्मू कश्मीर को तोड़कर 2 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, एक J&K और एक लद्दाख। तो संघ राज्य क्षेत्र कितने हो गए? 7 से 9 संघ राज्य क्षेत्र हो गए हैं और राज्य कितने हो गए हैं? 28। ठीक है, तेलंगाना बनने के बाद 29 थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर हट गया तो 28 हो गए। फिर 26 जनवरी 2020 को 2 संघ राज्य क्षेत्र को मिला दिया गया और एक संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। कौन से? दादर नागर हवेली और दमन व दीव। तो इस प्रकार अब प्रेजेंट में 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 20। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या है, ठीक है। उस समय प्रश्न काल के समय तेलंगाना राज्य बनने के बाद कितनी थी? 29 थी, लेकिन अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र। आगे देखेंगे, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों के विभाजन के उपरांत राज्यों की वर्तमान संख्या 28 तथा दादर और नागर हवेली दमन व दीव के विलय के बाद संघ राज्यों की क्षेत्रों की संख्या 8 हो गई। यानी इन दोनों को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और 28 राज्य। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश, ध्यान रखेंगे। यानी यूनियन टेरिटरी कितनी है? 8। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र नहीं है? माफी चाहूंगा, कौन सा राज्य क्षेत्र नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा राज्य क्षेत्र नहीं है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य क्षेत्र है, माफी चाहूंगा, यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है। तो अंडमान निकोबार संघ राज्य क्षेत्र है, दमन और दीव भी है। प्रश्नकाल के समय की बात की जा रही है। अब तो दमन व दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर एक बना दिया गया है। गोवा यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र नहीं था, और पुदुचेरी पांडेचेरी जब पुदुचेरी है ये भी जो है संघ राज्य क्षेत्र है। सी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 23। इस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी का नाम अभी तक नहीं बदला गया है स्वतंत्रता के बाद? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे स्टार है तो देख लेते हैं क्या है, क्या व्याख्या दी गई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। ध्यान रखेंगे, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। 2 जून 2014 को, लेकिन अब बदल गया है क्योंकि तेलंगाना राज्य बन गया है, इसलिए उसमें स्टार लगाया क्वेश्चन में यहाँ पे।
2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद अगले 10 वर्षों से अनधिक अवधि तक हैदराबाद के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी बने रहने का प्रावधान आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत किया गया था। इस अवधि के बाद आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होनी थी। वर्ष 2020 में आंध्र प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के तहत यहाँ 3 राजधानियां अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल का प्रावधान किया गया था। यानी कि जो है 2020 के बाद 3 राजधानियां हो जाएंगी आंध्र प्रदेश की। कौन सी? एक तो अमरावती हो गई जो कि विधायी राजधानी होगी, विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी होगी और कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी किसकी? आंध्र प्रदेश की। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास का अद्यतन नाम चेन्नई है। हाँ, जो अभी नया नाम है तमिलनाडु की जो राजधानी थी मद्रास, उसका नाम नया क्या है? चेन्नई। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता का अद्यतन नाम क्या है? कोलकाता। यानी कलकत्ता को अब क्या बोलते हैं? कोलकाता। और केरल की राजधानी जो है त्रिवेंद्रम का नाम है त्रिवनंतपुरम कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 24 दिल्ली है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न संख्या 25 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, जाता है कई बार। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो 69वें है संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर का दर्जा दिया गया है, नेशनल कैपिटल रीजन का। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो आता है वो 240(1) में, लक्षद्वीप आता है 240(1) के ख में, और दमन और दीप आता है 240(1) के ग में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 240(1) के क में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 240(1) के ख में आता है लक्षद्वीप और 240(1) के ग में आता है दमन और दीप। परंतु 240 ये गलत होगा, डी हमारा राइट आंसर होगा डी। ठीक है, इसमें पूछा गया है नहीं है। तो देख लेते हैं व्याख्या। अब ये प्रश्नकाल के दौरान यह स्थिति थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के अनुसार राष्ट्रपति 240(1) क में अंडमान निकोबार है, 240 ख में लक्षद्वीप है, 240(1) ग में दादर नगर हवेली है, 240 घ में दमन में दीप है। लेकिन अब तो इनमें परिवर्तन हो चुका है, अब ये दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है ना, एक संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे परिवर्तन हो चुका है। संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा। तो प्रश्नगत डी में अनुच्छेद 240(1) ग में पुडुचेरी दिया गया है, जो कि गलत है। वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन और दीव का अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 240(1) ग के तहत दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को स्थापित किया गया है। अब ये दोनों को एक कर दिया गया है 240(1) के ग में, जबकि 240(1) के ग को विलुप्त कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है बोला जा रहा है, कौन सा एक गलत है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही है, पूर्ण राज्य का दर्जा जो है गोवा को प्राप्त हुआ 1987 में। यहाँ पे पूछा है गलत है, तो ये तो हमारा सही होगा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। ठीक है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही है। दीव जो है
गल्फ ऑफ खंबात में यानी खंबात की खाड़ी में एक टापू है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये गलत होगा। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। बिल्कुल सही है, दमन और दीव किससे अलग हुए हैं? गोवा से अलग हुए हैं। और कौन से संशोधन द्वारा? 56वें संशोधन द्वारा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश नवैशिक शासन के अंतर्गत थे। बिल्कुल सही है, दादर और नगर हवेली 1954 तक किसके अधीन थे? किसके उपनिवेशिक थे? फ्रांस के उपनिवेश। ध्यान रखेंगे, तो डी हमारा राइट आंसर। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी के। ये बोला, हाँ ये सही होगा क्योंकि पुर्तगाल के अधीन थे, फ्रांस के नहीं। पुर्तगाल यानी पुर्तगीज के अधीन थे, फ्रांस के नहीं। ध्यान रखेंगे, तो डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, तो बाकी तीनों कथन जो ऊपर वाले सही हैं, ये गलत है। यहाँ पे जो दादर नगर हवेली है, ये किसके अधीन थे? पुर्तगीज के। पुर्तगीज थे या पुर्तगाली थे, उनका औपनिवेशिक शासन चलता था दादर और नगर हवेली में 1954 तक। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 28, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सिक्किम जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा और कब भारत का एक जो है राज्य बनाया गया था? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत। ध्यान रखेंगे, 35वें संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। 35वें संशोधन के अंतर्गत 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में एक सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, और 36वें संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखेंगे, तो सिक्किम को एक राज्य बनाया गया, वो बनाया गया 35वें संशोधन के द्वारा 1974 में, लेकिन एक पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में मिला। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 36वें। ध्यान रखेंगे, 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में एक राज्य बनाया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में क्या किया गया? एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 30, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार को काटकर कौन सा जो है बना सकते हैं? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि संसद के पास शक्ति है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके नहीं, संवैधानिक औपचारिकों को समाप्त करके नहीं। देखिए, किसी भी राज्य से अगर कोई राज्य काटकर नया राज्य बनाना है तो एकमात्र शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, और संसद साधारण बहुमत से कोई भी राज्य बना सकती है, किसी भी राज्य को सीमित कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो इनमें से कोई नहीं, डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि गठन के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए, गोवा की स्थापना कब हुई? 1987 में। ध्यान रखेंगे, गोवा की स्थापना हुई 1987 में, तेलंगाना की स्थापना हुई 2014 में, और झारखंड की स्थापना हुई 2000 में, यानी 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई 2000 में, और हरियाणा की स्थापना हुई 1966 में, 1966 में। इस प्रकार आप लगा सकते हैं, सबसे पहले की स्थापना किसकी हुई? गोवा की फर्स्ट, के बाद हरियाणा, के बाद झारखंड, फिर तेलंगाना। तो देख लेंगे, पहला ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कालानुक्रम। अच्छा, नीचे गुट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कालानुक्रम की बात की जा रही है, तो अच्छा नीचे से पूछ रहे हैं, ये गलत दिया गया इन्होंने। चौथा पहले कैसे आ जाएगा? 1966 में। हाँ ठीक है, सही है, हरियाणा की स्थापना हुई ना 1966 में। सही है, सबसे पहले हरियाणा की स्थापना हुई 1966 में, तो हरियाणा की स्थापना 1966 में, पहला चौथा हो जाएगा, फिर फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड। बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा 1966 में, फिर गोवा 1987 में,
फिर झारखंड 2000 में और तेलंगाना 2014 में। ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे फिर से जो है स्थापना वर्ष के अनुसार आपको इसका जो है कालानुक्रम बताना है। छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, झारखंड छत्तीसगढ़ हुई 1 नवंबर, ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 2000 में। झारखंड 15 नवंबर 2000 में झारखंड की स्थापना हुई। सिक्किम की स्थापना हुई 1975 में, यानी 1975 में, या 1974 कह सकते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1975 में। और अब बस अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई गोवा के साथ 1987 में, 1987 में। तो इस प्रकार सबसे पहले स्थापना किसकी हुई? सिक्किम की, यानी 4 के बाद अरुणाचल प्रदेश की 1987 में, फिर 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ की, फिर झारखंड की। तो बी हमारा राइट आंसर। 4 2 1 3 देख चुके हैं हम पहले भी। ठीक है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में, उसके बाद राजस्थान 1956 में, महाराष्ट्र 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? हमें बोला जा रहा है कि राज्यों के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का कालानुक्रम कौन सा है। नागालैंड की बात करेंगे 1960 में नागालैंड, हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, सिक्किम 1975 में, और हरियाणा 1966 में, और नागालैंड 1960 में। भी हमारा राइट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, देखिए छत्तीसगढ़ आया था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को आया उत्तराखंड। ठीक है, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई? वर्ष 2000 में 9 नवंबर को। आगे देखेंगे, प्रश्न संख्या 36। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, उन्हें इनके गठन के आरोही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए, अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, हरियाणा की स्थापना हुई 1966 में, 1966 में, सिक्किम 1975 में, नागालैंड 1960 में, माफी चाहूँगा 1963 में, 1963 है, 1963 नागालैंड। मेघालय की स्थापना हुई 1972 में, 1972 में। ठीक, मेघालय 1972, नागालैंड 1963, सिक्किम 1975 और हरियाणा 1966। यहाँ पे बोला जा रहा है आरोही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले आएगा नागालैंड 3, के बाद हरियाणा 1, के बाद सिक्किम, उसके बाद मेघालय, फिर सिक्किम। 3 1 4 2, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से कीजिए। फिर से वही, आंध्र प्रदेश हुआ था 1956 में, राज्य पुनर्गठन के आयोग के बाद बनने वाला पहला, माफी चाहूंगा 1953 में आंध्र प्रदेश, ये तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला 1953 में आंध्र प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात की जा रही है, हिमाचल प्रदेश की स्थापना थी 1971 में, 1971 में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई, 1971 में। हरियाणा की 1966 में,
और सिक्किम की 1975 में। प्रकार लगा लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, के बाद हरियाणा, के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। 1 3 2 4, बी हमारा राइट आंसर होगा 1 3 2 4। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम पूछा गया, असेंडिंग ऑर्डर। तो नागालैंड की स्थापना हुई 1963 में। ठीक है, मेघालय की स्थापना हुई 1971 में। सिक्किम की स्थापना हुई 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1987 में, 1987 में। ये हमारा राइट आंसर होगा। नागालैंड 1963, मेघालय 1971, सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बोला गया है। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में बोला है। देख लेंगे इसको। देखिए, हाँ, महाराष्ट्र हरियाणा की अवरोही क्रम की बात की जा रही है। तो हरियाणा की स्थापना हुई, देखिए महाराष्ट्र की स्थापना देख लेते हैं पहले। महाराष्ट्र की स्थापना हुई 1960। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र की जो स्थापना हुई वो हुई 1960 में। ठीक है, राजस्थान बना 1956 में, 1956 में, और हरियाणा 1966 में। ठीक है, महाराष्ट्र 1960 में, राजस्थान 1956 में, और हरियाणा 1966 में। यहाँ पे बात की जा रही है अवरोही क्रम की। ठीक है, अवरोही क्रम की बात की जा रही है, तो हरियाणा पहले नंबर पे आएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। डी हमारा राइट आंसर होगा। बी से पहले बना राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। लेकिन अवरोही क्रम में पूछा गया है तो हरियाणा 1966 में बना, महाराष्ट्र 1960 में, और राजस्थान 1956 में। इस प्रकार डी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 40। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूचियों के दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ बात की जा रही है नागालैंड। यहाँ पे थोड़ा गलत दिया गया है। नागालैंड की स्थापना हुई है 1963। ठीक है, और तेलंग ठीक है, झारखंड की बात की जा रही है। झारखंड की स्थापना हुई 2000 में, 15 नवंबर 2000 में। तेलंगाना 2014 में, और सिक्किम 1975 में, 1975 में। यहाँ पे 62 की जगह क्या होना चाहिए था? 63 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का आप लगा लेंगे। आगे देखेंगे नागालैंड 1963, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, और सिक्किम 1975। नागालैंड के अस्तित्व में आने का वर्ष विकल्प 1962 दिया गया है, ये गलत है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ है? यहाँ पे थोड़ा गलत होगा, 1948 में पूछा गया। इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ प्रोविंस यानी उपनिवेश उपनिवेश बोला जाता है वहाँ पे, तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, तो प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनाने की सूची इस प्रकार थी। पश्चिम बंगाल प्रोविंस यानी उपनिवेश बने थे। पश्चिम बंगाल बना था 15 अगस्त 1947 में, और राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। असम बना था 15 अगस्त 1947 को, राज्य बना 26 जनवरी 1950 को। पंजाब 15 अगस्त 1947 को, और राज्य बना 26 जनवरी 1950। हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को बना था, और 25 जनवरी 1971 को स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 42। निम्न में से एक कथन असत्य है, यहाँ पे बोला गया है। कौन सा गलत है ये बताइए। पहला है मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु राज्य रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। जो है असत्य बोला गया है, माफी चाहूँगा, ये गलत है। हाँ, तो ये गलत होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया, बिल्कुल सही है। गोवा बना है वो कहाँ से बना है? दमन एवं दीव से। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित हुआ है, बिल्कुल सही है। बम्बई को अलग किया गया है गुजरात और महाराष्ट्र से। हिमाचल प्रदेश पहले से संघ शासित प्रदेश की सूची में था।
हाँ, पहले ये संघ शासित प्रदेश की सूची में था लेकिन अब नहीं है, ठीक है। प्रोविंस था, ये संघ शासित प्रदेश था। तो ये गलत है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होगा। मैसूर राज्य का नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया है, ठीक। मैसूर जो पहले मैसूर नाम था, अब क्या नाम है, कर्नाटक है। तमिलनाडु नहीं, तो कर्नाटक। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया है। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम से 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 के द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र को 25 जनवरी 1971 को राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। पहले संघ राज्य क्षेत्र था लेकिन अब 1971 में से जो है पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया है। अतः अन्य तीनों कथन सही है। हिमाचल प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया था, ठीक है, लेकिन बाद में 1971 में एक पूर्ण राज्य बनाया गया। प्रश्न संख्या 43 देख लेते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? कि भाषा के आधार की बात की जा रही है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 नवंबर 1953 में की गई थी, ठीक है। भाषा के आधार पर जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बना था, वो कब बना था? 29 दिसंबर 1953 में, जब रामलल्लू की 55 दिनों के आमरण अनशन के कारण मृत्यु हो गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट जो है 30 सितंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अन्य 2 सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 1953। भाषा के आधार पर बोला गया है, तो यहाँ पे 1956 गलत है, ये यहाँ पे अधिनियम आया था। तो राज्य पुनर्गठन जो आयोग भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो 1953 में हुआ था। यही कन्फ्यूजन रहती है एग्जाम में, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 44। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया है। विदित है कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश को पृथक राज्य के रूप में 1953 में। प्रश्न संख्या 45 देख लेते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 47। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ था कब? 1953 में, ठीक है। ये देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 48। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा यानी अभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार को अभी तक जो है कोई जो है विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त किया गया। बिहार को अब तक कुल 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखना। कितने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है? 11। 8 राज्य तो पूर्वोत्तर भारत के हैं, ठीक है, जबकि 3 हिमालय क्षेत्र के हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर क्या है? अब संघ राज्य क्षेत्र में आ गए हैं, तो 10 हो गए हैं। अब वर्तमान में 10 राज्य हो चुके हैं जिन्हें है विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि वर्तमान में कितने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, तो 10 राज्यों को, ध्यान रखेंगे। और 10 राज्य और 2 संघ शासित क्षेत्र, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अलग हो चुके हैं संघ शासित क्षेत्र के रूप में। 8 राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत से हैं और 2 कहाँ से? हिमालय क्षेत्र से हैं। राज्यों की बात की जा रही है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कौन कौन से हैं? मणिपुर है, मेघालय है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड और मिजोरम है, ठीक है। यानी 7 सिस्टर को मिलाकर एक सिक्किम, ये यानी 7 सिस्टर प्लस एक सिक्किम, यानी 8 हो गए। 8 पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनको जो है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। और हिमालय राज्यों में 2 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इस प्रकार 10 राज्य क्षेत्र और 2 संघ शासित क्षेत्र, इन्हें स्पेशल जो है विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 50। ये आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। प्रश्न संख्या 50। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से सत्य है? कथन ए क्या कहता है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था।
ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। कांग्रेस के नागपुर सत्र में, जो कांग्रेस का जो नागपुर सत्र हुआ था, उसमें 1920 में जो है प्रांतीय कांग्रेस समितियां थी, उसका गठन किसके आधार पर हुआ था? भाषा के आधार पर हुआ था। ये बिल्कुल सही है। कांग्रेसी समिति का जो गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था, और सत्र कहाँ चला था? नागपुर में चला था। कब? 1920 में। ध्यान रखेंगे। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल सही है कि 1947 में, जून 1947 में एक भाषीय प्रांतीय आयोग आया था, जिसके अध्यक्ष थे एस के धर। ठीक है, एस के धर जो है उसके अध्यक्ष थे। तो इन्होंने जो है भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार करके प्रशासनिक सूत्र के आधार पर माना था। और फिर 1948 में जो है एक समिति बनी जिसका नाम था JVP, यानी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया ने मिलाकर एक कांग्रेस समिति बनाई थी, जिसमें उन्होंने जो है प्रांतों के गठन की मांग भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दी थी। दोनों ही कथन सही है। A और B दोनों कथन सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन कौन सा था? 35वां अधिवेशन था, 1920 में आया था, नागपुर में हुआ था। ठीक है, बी राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? बी राघवाचार्य की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर हुआ था। ठीक है, प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन हुआ था, भाषाई आधार पर हुआ था 1920 में नागपुर अधिवेशन में, और अध्यक्षता किसने की थी? राघवाचार्य ने की थी। ठीक है, भारत की आज़ादी के बाद 1948 में संविधान सभा ने एस के धर के नेतृत्व में एस के धर के नेतृत्व में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा इस आयोग की संस्तुतियों पर विचार हेतु जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की 3 सदस्यीय JVP समिति का गठन किया गया था, जिसने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, तो हमारा डी राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ हमने जो क्वेश्चन किए वो जो है आपका क्लियर हुए होंगे। आज के लिए जो है यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।